हाय हेलो एवरीवन वेलकम। सो आज हम करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग के एमसीक्यूज। इस वीडियो में मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं हर एक टाइप के एमसीक्यूज को सॉल्व करने की कोशिश करूं। आपका कोई भी टॉपिक है उसके रिलेटेड हमने मैक्सिमम एमसीक्यूज ट्राई करने की कोशिश करनी है, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज नॉट एन एक्सेप्शन टू ऑक्टेट रूल? इज नॉट एन एक्सेप्शन टू ऑक्टेट रूल। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा ऑक्टेट रूल है क्या। ऑक्टेट रूल जो है, इट वॉज गिवन बाय लुइस। लुइस वॉज अ साइंटिस्ट जिन्होंने कहा था कि हर एक एटम जो है वो अपना 8 इलेक्ट्रॉन पूरी करने की कोशिश करेगा। हर एटम की ये टेंडेंसी रहेगी कि वो अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स को कवर अप करे, 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करे, राइट? तो कौन सा ऐसा एटम है जो 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा कर रहा है? यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज नॉट एन एक्सेप्शन, मतलब यहाँ पे आपको मैक्सिमम एक्सेप्शंस दी हुई हैं और पूछा गया कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो एक्सेप्शन में नहीं आता है। तो हम सबसे पहले इनको ड्रॉ करके देखें। BF3। अगर मैं BF3 की बात करती हूँ, हम इसका स्ट्रक्चर कुछ लुइस के अकॉर्डिंग ऐसे बना सकते हैं। BF3, दिस इज योर BF3। कितने बोरोन के इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं शेयर करने के बाद? 2। एक बॉन्ड पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, 2 2 एंड 2। दैट मीन्स टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं? 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, राइट? दैट मीन्स ये ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं कर रहा है, ये ऑक्टेट रूल को वायलेट कर रहा है। दिस इज योर हाइपोवेलेंट कंपाउंड, हाइपोवेलेंट, क्योंकि ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा। नेक्स्ट मॉलिक्यूल इज योर PF5। अगर हम PF5 की बात करते हैं, इट्स लाइक दिस: 1 2 3 4। As you know, axial bonds are longer than the equatorial bonds, right? So I'm trying to make that thing also. यहाँ पर कितने bonds बन रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 4 6 8 एंड 10। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने? 10। दैट मीन्स यहाँ पे भी हमारे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी हमारा ऑक्टेट रूल वायलेट हो रहा है। हम इस ऑप्शन को भी नहीं करेक्ट मानेंगे। CO2। CO2 की बात करते, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? CO2 का स्ट्रक्चर हमारा कुछ ऐसा होता है, मतलब दोनों ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पड़े, लाइक दिस। अब अगर हम इनकी बात करते हैं, इस ऑक्सीजन के कितने बॉन्ड्स इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं? 2 4 6 एंड 8। कार्बन के कितने होने चाहिए? 2 4 6 एंड 8। अगेन इस ऑक्सीजन के 2 4 6 एंड 8। दैट मीन्स इट इज फॉलोइंग द ऑक्टेट रूल। यहाँ पे ऑक्टेट रूल लग रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे यही क्वेश्चन था, कौन सा ऐसा है जो एक्सेप्शन नहीं है ऑक्टेट रूल की? दैट मीन्स IF7 भी ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता होगा। IF7 का स्ट्रक्चर कैसा होता है? 1 2 3 4 5 and 6 and 7. This is the structure of IF7, pentagonal bipyramidal geometry, right? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? C। The reason being, यहाँ पे सभी वायलेट कर रहे हैं ऑक्टेट रूल को। यहाँ पे हाइपोवेलेंट कंपाउंड था, यहाँ पे हाइपरवेलेंट है, ये भी हाइपरवेलेंट है, तो हमारा आंसर आ जाएगा CO2। Which of the following has the maximum covalent character? See, this one is important. The reason being, हम यहाँ पे फॉलो करते हैं एक रूल, जिस रूल का नाम होता है फजान रूल, राइट? फजान रूल की एक सिंपल सी बात आपको याद रखनी है एमसीक्यूज को अप्रोच करते हुए। स्मॉल केटायन, केटायन कौन सा होता है? जो पॉजिटिव चार्ज वाला होता है। स्मॉल केटायन, लार्ज एनायन। केटायन छोटा होना चाहिए, अनायन बड़ा होना चाहिए। जितना छोटा केटायन होगा और जितना बड़ा अनायन होगा, मतलब नेगेटिव चार्ज वाला जितना बड़ा होगा, उतना बेटर कौन सा करेक्टर आएगा? कोवलेंट करेक्टर आएगा। स्मॉल केटायन एंड लार्ज अनायन हमेशा बेटर कोवलेंट करेक्टर देते हैं। अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं ऑप्शंस को, अगर ध्यान से देखते हैं, इन्होंने पूछा सबसे ज्यादा कोवलेंट करेक्टर किस में होगा? मैक्सिमम कोवलेंट करेक्टर। कोवलेंट करेक्टर के लिए रूल क्या है? आपको अगर कोवलेंट चीज चाहिए, कोवलेंट बॉन्ड चाहिए, तो योर केटायन मस्ट बी स्मॉल एंड योर अनायन मस्ट बी लार्ज। अगर हम यहाँ पे केटायन की बात करते हैं, सभी केटायन लिथियम है, लिथियम 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 एंड लिथियम, ओके। केटायन सेम है। अब हमारा फैक्टर कौन सा रह जाएगा? डिसाइडिंग फैक्टर इज योर अनायन। नेगेटिव वाला जो अनायन है उसका साइज क्या होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए, लार्ज अनायन होना चाहिए। और आपको पता है इस सबसे बड़ा साइज किसका होता है? आयोडीन का। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। दैट मीन्स आयोडीन का साइज सबसे बड़ा, और इसका आंसर आ जाएगा ए। केटायन बिकॉज सेम थे, अनायन सबसे बड़ा आपको कौन सा? आयोडीन है। दैट मीन्स वो मैक्सिमम कोवलेंट करेक्टर यहाँ पे शो करेगा। आई होप क्लियर हुआ होगा। अगेन सेम थिंग है, थर्ड क्वेश्चन में कुछ वैसा ही नजर आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट लैटिस एनर्जी? अगेन लैटिस एनर्जी जो होती है, दैट इज व्हाट? लैटिस एनर्जी इज योर कंबाइनिंग एनर्जी। जब आपके दो आयंस, आपके बेसिकली एक
कंबाइनिंग एनर्जी, जब आपके दो आयंस, एक कैटायन और एक अनायन आपस में कंबाइन करते हैं तो जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज योर लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी को हम डिनोट करते हैं यू के साथ। ओके बेटा, रूल अगेन यही है, लैटिस एनर्जी के लिए भी स्मॉल कैटायन होना चाहिए, लार्ज अनायन होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे अनायन की बात करते हैं, अनायन सबके लिए कॉमन कर दिया गया है, फ्लोरीन अनायन कॉमन है। नाउ गो टू द कैटायन, कैटायन कौन सा होना चाहिए, छोटा। और आपको साइजेस की बात करते हैं, देन इट इज लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सारे के सारे ग्रुप वन के मेंबर हैं। आपको पता सबसे छोटा साइज किसका है, लिथियम का, और हमें क्या चाहिए, सबसे छोटा वाला ही चाहिए, दैट मीन्स स्मॉल कैटायन। क्लियर? ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट मीन्स नेक्स्ट टॉपिक ऑल्सो। Which has the net dipole moment? Which of the following molecule has the net dipole moment? मतलब कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जिसकी डाइपोल मोमेंट की कुछ वैल्यू होगी, ऐसे इसको फाइंड आउट करना है। डाइपोल मोमेंट आई गेस आप लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, इफ यस देन इट्स ओके, इफ नॉट इवन देन इट्स ओके। डाइपोल मोमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू के साथ और इसके यूनिट्स होते हैं डी बाय। इसके यूनिट्स क्या होते हैं, डी बाय। ओके ओके, सो नेक्स्ट थिंग जो इंपॉर्टेंट है डाइपोल मोमेंट के लिए समझने के लिए, एक सिंपल सा फंडा है एमसीक्यूज के लिए। जितने भी मॉलिक्यूल है, इफ द मॉलिक्यूल हैज ऑल द बॉन्ड पेयर एंड नो लोन पेयर, अगर किसी मॉलिक्यूल के पास सारे के सारे बॉन्ड पेयर है एंड जीरो लोन पेयर है, मतलब इसका मतलब क्या हो गया, मॉलिक्यूल आपका क्या है, सिमेट्रिकल है। और सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल का जीरो डाइपोल मोमेंट होता है, मतलब अगर हम इनकी बात करते हैं, दे हैव जीरो डाइपोल मोमेंट। अगर किसी मॉलिक्यूल के पास सारे बॉन्ड पेयर है, कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो मॉलिक्यूल आपका क्या है, सिमेट्रिकल, और उसके डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी होगी, जीरो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मॉलिक्यूल के साथ, इट्स CCl4। CCl4 मीन्स इट्स लाइक दिस, CCl4। अब यहाँ पे सारे मॉलिक्यूल्स क्या है, सारे बॉन्ड पेयर है, कोई लोन पेयर नजर आ रहा है, नो, तो इसका मतलब इसके डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी होगी, जीरो। C2H2, देखो C2H2, दैट मीन्स दोनों के पास एक एक H भी होगा। अब कार्बन अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए यहाँ पे एक बॉन्ड बना चुके, इन दोनों के बीच में आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड, राइट। तो यहाँ पर भी सारे के सारे बॉन्ड्स हैं, देयर इज नो लोन पेयर, इवन द मॉलिक्यूल इज लीनियर सिमेट्रिकल, तो यहाँ पे भी इसके डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। नेक्स्ट मॉलिक्यूल इज योर BF3। BF3 की बात करें, इट्स योर BF3, राइट। BF3 में भी यहाँ पर आपको कोई लोन पेयर नजर नहीं आ रहा, अगेन द मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल, और अगर मॉलिक्यूल हमारा सिमेट्रिकल है तो इसके डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी होगी, अगेन इट्स जीरो। ओके, देन द लास्ट वन इज अमोनिया। अमोनिया के आपको पता है शेप कैसी होती है, इट्स लाइक दिस, NH3 with one lone pair of electron, बिकॉज अब यहाँ पर बॉन्ड पेयर के साथ साथ एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इन्वॉल्व हो गया है, तो इसके डाइपोल मोमेंट की कुछ ना कुछ पर्टिकुलर वैल्यू होगी। यहाँ पे यही क्वेश्चन पूछा हुआ था, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज नेट डाइपोल मोमेंट, कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके डाइपोल मोमेंट की कुछ वैल्यू है, दैट मीन्स डी मॉलिक्यूल ऐसा है जिसके डाइपोल मोमेंट की कुछ वैल्यू है, रेस्ट सभी के डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी है, जीरो। यस, so moving to the next question, question number 5th. The percentage ionic character that you have to find out of a bond having 1.275 angstrom its length and 1.03 its dipole moment. You have to calculate the percentage ionic character. Look, यहाँ पर ना charge given ही था. I added it by writing myself that the charge is 4.8 into 10 raised to minus 10. Okay. So first learn the concept है क्या यहाँ पर. जो आपका डाइपोल मोमेंट होता है, अगर आप उसको निकालना चाहो, दैट इज चार्ज इनटू डिस्टेंस, राइट। अब चार्ज आपको गिवन है 4.8 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 10। डिस्टेंस इज व्हाट, दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ओके। डिस्टेंस इज व्हाट, 1.275 एंगस्ट्रॉम मींस 10 रेज़ पावर माइनस 10, दैट मींस 4.8 into 1.275 into 10 raised power, it's in centimeter, it's 10 raised power minus 8, 10 raised power minus 18 ESU centimeter, right? If you want to find out the percentage ionic character, इसको हम कैसे निकालते हैं, percentage ionic character को निकालने का तरीका क्या है, the dipole moment that is calculated या that is observed, you can say, जो आपको already given है, divided by the dipole moment that you calculate, multiply by 100. ओके, तो आपके पास ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट ऑलरेडी है,
इट्स 1.03। जो आपने कैलकुलेट करा है यहाँ से डाइपोल मोमेंट, अगर आप इसको करोगे आई गेस इट्स मस्ट बी अराउंड, इट्स अगर हम इसको 5 मानते हैं और इसको 1.2, दैट मीन्स इट्स अराउंड 6, राइट। 12 5 60 होता है, तो हम इसको ये लिख सकते हैं 6 इंटू 100, एंड जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट द आंसर। सो द आंसर आई गेस इट मस्ट बी C. Now moving to the next question, again it's of dipole moment. The correct order of dipole moment is, dipole moment का आपको correct order बताना है। आपके पास कौन कौन से मॉलिक्यूल की बात हुई है, CH4, NF3, NH3 एंड वाटर, इन सभी के डाइपोल मोमेंट की कोई पर्टिकुलर वैल्यू आपको बतानी है, राइट, कि किसका कम होगा डाइपोल मोमेंट और किसका ज्यादा होगा। सो फर्स्ट टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर्स ऑफ दिस मॉलिक्यूल। CH4, CH4 का एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, सारे इसके में बॉन्ड पेयर है, कोई लोन पेयर नहीं, दैट मीन्स इसके डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 0 होने वाली है। तो चेक द ऑप्शन जिसके अंदर इसकी वैल्यू सबसे कम दी हुई है। आपके पास ए ऑप्शन हो सकता है या सी ऑप्शन हो सकता है। एलिमिनेट द ऑप्शन बी एंड डी, इसको पहले ही एलिमिनेट कर दो, ठीक है। मूविंग फर्दर, अब आपके पास दिया है NF3, NH3 एंड वाटर, ये सारे मॉलिक्यूल ऐसे जिनके पास कोई ना कोई लोन पेयर है। अगर मैं बात करती हूँ NF3 एंड NH3, इन दोनों की बात करते हैं विद वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं, सी लोन पेयर एंड किसी एटम में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा होता है, लोन पेयर होता है। नाइट्रोजन फ्लोरीन में कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन। अगेन यहाँ पर भी इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, फ्लोरीन। अब आप देख सकते हो ये दो डाइपोल्स जो है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, दैट मीन्स दे विल कैंसिल ईच अदर एंड हियर ओनली टू डाइपोल्स विल एड अप, राइट। अगर हम इधर बात करते हैं, ये डाइपोल इस डायरेक्शन में जा रहा है, आउट ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाइट्रोजन। These all four dipoles are adding in the same direction, मतलब यहाँ पे हमारे पास 4 dipoles add हो रहे हैं, तो definitely NH3 की वैल्यू ज्यादा होगी NF3 में से। अब हमारे पास जो दो ऑप्शन है इनमें NH3 एंड NF3 का ही सवाल था, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमने पढ़ा है NH3 के डाइपोल मोमेंट की वैल्यू ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू NF3, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की वजह से दो डाइपोल्स आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो वही चीज है, NH3 का डाइपोल मोमेंट क्या होगा, कंपैरेटिवली ज्यादा होगा। और ए ऑप्शन यही दिखा रहा है कि NF3 एंड NH3 में से डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा है, NH3 का। Yes, moving to the next question, that's on the formal charge. Okay, fine. The formal charge on two oxygen atom in this particular molecule is, you have been given a molecule और आपसे पूछ रहा है इस मॉलिक्यूल में फॉर्मल चार्ज दोनों ऑक्सीजन पे कितना होगा, ऑक्सीजन 1 पे एंड ऑक्सीजन 2 पे। सो सी हम फॉर्मल चार्ज निकालने का एक तरीका होता है, फॉर्मल चार्ज मैं FC के साथ लिख रही हूँ, नंबर ऑफ वेलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम, या जो भी आपका एटम जिसके बारे में आप बात कर रहे हो उसके ऊपर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसमें से माइनस कर देते हैं हम नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसके ऊपर, उसमें से भी हम माइनस कर देते हैं हाफ इंटू नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं। ये होता है फॉर्मल चार्ज निकालने का तरीका, राइट। सो हम निकालते हैं, सबसे पहले हमने बात करनी है ऑक्सीजन नंबर 1 की, तो ऑक्सीजन 1 पे फॉर्मल चार्ज निकालते हैं। वी नो ऑक्सीजन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 माइनस यहाँ पर कितने लोन पेयर दिखाए, 1 2 3 4 5 6, मतलब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, सॉरी, नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर, 6 माइनस हाफ इंटू, और एक बॉन्ड बना रहा है, इट इज फॉर्मिंग सिंगल बॉन्ड, एक बॉन्ड पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, अगेन 2, हाफ इंटू 2, दैट मीन्स 6 माइनस 6 इज 0 एंड ये कट गया, दैट मीन्स -1। यहाँ पे चार्ज कितना आ रहा है इस ऑक्सीजन पे, -1। ओके, कमिंग टू द ऑक्सीजन नंबर 2, अगर -1 है तो दैट मीन्स सी ऑप्शन आपकी एलिमिनेट हो गई है। नाउ वी हैव टू फाइंड द ऑक्सीजन नंबर 2। ऑक्सीजन नंबर 2 का कैसे निकालेंगे, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, क्लियर। ओके, माइनस कितने इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, इट हैज 4 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, माइनस हाफ इनटू कितने बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास, देखो एक बॉन्ड पे दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दो बॉन्ड पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दैट मीन्स 6 माइनस 4 minus 2, that means 6 minus 6 and it's 0. So answer will be B, -1 and 0. Which of the following is not the correct resonating structure for carbon dioxide? कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कौन सा करेक्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, राइट। तो सबसे पहले हम कार्बन डाइऑक्साइड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए, होते कौन से,
दिस इज योर कार्बन डाइऑक्साइड, राइट? ये इसका स्ट्रक्चर होता है विद टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, here also with two lone pair of electrons। अब क्या हो रहा है यहाँ पर, एक तो ये स्ट्रक्चर है, हो सकता है ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर दे। अगर ये ऑक्सीजन अपने एक कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा तो ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आ जाएंगे। तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बन सकता है, ये बन सकता है कार्बन, इस ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिए थे और इस ऑक्सीजन ने वापस खींच लिए, इसने खींच लिए, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया और इस पे आ गई कमी, राइट? ये चीज़ भी तो पॉसिबल थी कि इसी कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को मैं दोबारा बनाती हूँ, ये चीज़ भी तो पॉसिबल थी जो यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कुछ ऐसा हो जाए, ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे और ये इलेक्ट्रॉन पुल कर ले, ये चीज़ भी पॉसिबल है। कैसे बन जाएगा, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ, इसने पुल किया तो इसलिए नेगेटिव चार्ज और इस पे आ जाएगी कमी। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है। अगर हम बात करते हैं ए ऑप्शन की, विच इज नॉट द करेक्ट, नॉट वर्ड को ध्यान दीजिएगा, ठीक है? कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर ये होता है, ये बिल्कुल ठीक हो सकता है। हो सकता है यहाँ पर देखिए कि इसने इलेक्ट्रॉन लिए होंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसके पास गए हैं और यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसके पास आए हैं, तो पॉजिटिव आ गया, इस पे नेगेटिव आ गया, पॉसिबल है। सी ऑप्शन में देखते हैं, यहाँ पॉजिटिव आ रहा है पर सिंगल बॉन्ड है, ऐसे कोई स्ट्रक्चर पॉसिबल है? जहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड था वहीं पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आया, मतलब ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिए तभी तो वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, पर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पर डी पे देखिए, बिल्कुल हो सकता है इस ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर दिए हों और इधर से लिए हों, ठीक है? सो करेक्ट आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द बॉन्ड एंगल इन द मॉलिक्यूल वाटर, अमोनिया, CCl4 एंड CO2 आर इन द ऑर्डर, इनका एंगल्स बताने हैं। एंगल्स बताने से पहले हमें इनकी ज्योमेट्री पता होनी चाहिए या शेप कह लो पता होनी चाहिए। तो अभी हमने बात करी है CO2 की, CO2 का स्ट्रक्चर तो कुछ ऐसा है, इसका मतलब मैं कह सकती हूँ इसकी ज्योमेट्री कौन सी है, लीनियर। लीनियर ज्योमेट्री मतलब एंगल कितना हो रहा है इसका, 180 डिग्री। दैट मीन्स ये चीज़ तो फिक्स है कि इसका एंगल 180 डिग्री है, क्योंकि इसकी हमें ज्योमेट्री पता है, लीनियर है, राइट? अब बात करते हैं CH4 की। CH4 का एंगल कितना होता है, CH4 लाइक दिस। और आपको ये भी पता है कि 180 डिग्री मैक्सिमम एंगल होने वाला है यहाँ पर, ठीक है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का देखो किसमें मैक्सिमम दिया हुआ है, कोई ऐसी ऑप्शन है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का मैक्सिमम दिया है? एक ही ऑप्शन है, आप इसको डायरेक्टली भी टिक कर सकते हो, बाकी ऑप्शंस को एलिमिनेट करके टाइम सेव होगा। आप अगर बनाना चाहते हो, समझ लो है क्या चीज़, वैसे पता होनी चाहिए। CH4 का एंगल कौन सी ज्योमेट्री है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का एंगल कितना होता है, 109 डिग्री। तो इसका एंगल कितना हो जाएगा, 109 डिग्री, राइट? उसके बाद क्या दिया, अमोनिया, अमोनिया का NH3, दिस इज योर अमोनिया। एंड इस अमोनिया के पास क्या प्रेजेंट है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, राइट? अगर एक लोन पेयर आ गया, एक्चुअल में तो ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ही है, एंगल 109 ही होना चाहिए, बट आपको ये चीज पता है दैट लोन पेयर में ज्यादा रिपल्शन होती है एज कंपेयर टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर रिपल्शन। अगर ये चीज है तो यहाँ पे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में क्या होगी, रिपल्शन होगी, और अगर इस लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होगी तो यहाँ पे एंगल क्या हो जाएगा, कंपैरेटिवली कम हो जाएगा, और एंगल कितना आ जाएगा, 107 डिग्री, ठीक है? वाटर की बात करते हैं, वाटर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, लाइक दिस। इसके पास क्या होंगे, टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर में अगेन रिपल्शन ज्यादा होगी, इसकी वजह से ये एंगल कितना आ जाएगा, 104 डिग्री। क्लियर? तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं द आंसर विल बी अगेन सी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन्वॉल्व इन एसिटाइलिन इज। सबसे पहले आपको एसिटाइलिन पता होना चाहिए क्या होता है। हमारा जो एसिटाइलिन होता है दैट इज इथाइलिन, इथाइलिन, इथाइलिन याद है? अगर नहीं पता तो ऑर्गेनिक के नॉमेनक्लेचर मैंने करवाई हुई है, वीडियो पड़ी हुई है, आप देख सकते, ठीक है? इथाइलिन क्या होता है, इथाइलिन मीन्स C ट्रिपल बॉन्ड कार्बन H, दिस इज योर एसिटाइलिन ऑल्सो, ओके? क्योंकि ये लीनियर ज्योमेट्री है, लीनियर लग रहा है आपको देखने में, दैट मीन्स एंगल कितना होगा, 180 डिग्री, और हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी, SP। देखो हाइब्रिडाइजेशन के टाइम पे हम किसको काउंट करते हैं, हम या तो सिंगल बॉन्ड को काउंट करते हैं, सिंगल बॉन्ड्स को काउंट करते हैं, या लोन पेयर को काउंट करते हैं, उसको काउंट करके आप हाइब्रिडेशन निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल इस कार्बन की मैं बात करती हूँ, इस कार्बन के कितने सिंगल बॉन्ड है, एक और एक इधर, ठीक है? दो बॉन्ड है, दैट मीन्स इसकी हाइब्रिडेशन कितनी हो जाएगी, SP। इधर भी देखो इस कार्बन के कितने बॉन्ड है, एक तो ये सिंगल, पाई को नहीं काउंट करना,
और एक ये सिंगल, दो है तो मतलब sp। नहीं तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि ट्रिपल बॉन्ड में जनरली sp हाइब्रिडाइजेशन होती है, डबल बॉन्ड में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है और सिंगल बॉन्ड में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। ये चीज़ तो आप ध्यान रख ही लीजिएगा, बट वैसे भी आपको मैं बता देती हूँ, आप सिंगल बॉन्ड एंड लोन पेयर क्यूब चेक करके हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हो बहुत ईजीली। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग हाइब्रिडाइजेशन द बॉन्ड एंगल इज मैक्सिमम, किस हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल मैक्सिमम होगा। अभी बात हुई थी हमारी कि sp में ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड की वजह से यहाँ पर देखो हमने यही स्ट्रक्चर, अगर हम इसी को अज्यूम कर लेते हैं दोबारा, लीनियर स्ट्रक्चर है, लीनियर स्ट्रक्चर की वजह से इसका एंगल कितना है 180 डिग्री। तो मैं लिख सकती हूँ कि sp हाइब्रिडेशन में मेरा एंगल कितना है 180 डिग्री, sp2 हाइब्रिडेशन में मेरा एंगल कितना होता है 120 डिग्री, sp3 में कितना होता है 109 डिग्री एंड कंपैरेटिवली dsp2 करोगे तो उसमें एंगल थोड़ा सा और कम आ जाएगा, लाइक नियर अबाउट इट्स 90 पॉइंट समथिंग कुछ एंगल होना चाहिए, राइट। तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम एंगल किस में होगा, बी में। द आंसर विल बी बी और इसका आंसर विल बी सी, sp हाइब्रिडेशन। ओके, द एंगल बिटवीन द कोवलेंट बॉन्ड इज मैक्सिमम इन, किसके बीच में कोवलेंट, कौन सी कोवलेंट बॉन्ड के बीच में जो एंगल है वो मैक्सिमम होने वाला है। आप अगर इसको चेक करो, CH4 का स्ट्रक्चर हम पहले भी बना चुके हैं, CH4 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री की वजह से इसका एंगल कितना है 109 डिग्री। ओके, BF3 की अगर हम बात करते हैं, BF3 का भी हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखा था, BF3 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था, दिस इज योर BF3 और ट्रिग्नल प्लेनर ज्योमेट्री होने की वजह से इसका एंगल कितना है 120 डिग्री। ऑल राइट, अमोनिया की बात करते हैं, अमोनिया का भी स्ट्रक्चर हम देख चुके हैं, इट्स लाइक दिस NH3 विद वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये एंगल कंपैरेटिवली टेट्राहेड्रल एंगल से कम हो जाएगा, क्योंकि अभी बताया है आपको कि लोन पेयर में रिपल्शन ज्यादा होती है लोन पेयर बॉन्ड पेयर से और बॉन्ड पेयर से। दैट मीन्स यहाँ पे ये जो इस मॉलिक्यूल की बात करते हैं, इसमें सारे बॉन्ड्स इनके बीच में रिपल्शन कम होगी, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, अमोनिया के केस में एक लोन पेयर आ गया, एक लोन पेयर और एक बॉन्ड पेयर रिपल्शन क्रिएट करेगा, इसकी वजह से एंगल कम होगा और इसका नियर अबाउट एंगल 107 डिग्री होता है, राइट। ओके, अगर हम PF3 की बात करते हैं, PF3 इज अगेन लाइक दिस, PF3 इसके पास भी क्या होगा, एक लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्शन की वजह से एंगल क्या हो जाएगा, अगेन कम हो जाएगा, तो इसका एंगल भी कंपैरेटिवली कम होगा, राइट। इट्स अराउंड आल्सो अराउंड 107 और 108 के अराउंड होगा। ठीक है, अब क्या हो रहा है यहाँ पर देखिए, 106 भी हो सकता है, मतलब नियर बाय होगा। ठीक है, अब इन चारों में देखो सबसे ज्यादा एंगल किसका है, BF3 का, सो आंसर वुड बी BF। एंड पॉइंट कि PF3 एंड NH3 में से किसका एंगल ज्यादा होना चाहिए, तो हम पहले इसी को डिस्कस करते हैं। एक तरफ है PF3 एंड एक तरफ है NH3, राइट। PF3 की बात करें, स्ट्रक्चर कैसा, कुछ ऐसा, राइट, विद वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। NH3 की बात करते हैं, इसका स्ट्रक्चर भी कुछ ऐसा ही है, विद वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंपैरेटिवली, सॉरी नॉट कंपैरेटिवली, इट्स लाइक सेम। ठीक है, अब फॉस्फोरस एंड फ्लोरीन में से इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, हमें पता है फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ऐसे खींच के रखेगा। ठीक है, सेम हेयर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, इधर भी सेम हेयर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे खींच के रहेंगे। ठीक है, अगर हम NH3 के कंपैरिजन में बात करते हैं तो नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पड़े होंगे। ठीक है, अब बिकॉज यहाँ पे जगह भी कम है और इलेक्ट्रॉन भी पास पास पड़े, तो यहाँ पे क्या हो गया, रिपल्शन के चांसेस बढ़ गए। रिपल्शन अगर यहाँ पे ज्यादा आएगी, रिपल्शन ज्यादा तो एंगल भी ऑटोमेटिकली आपका क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। पर यहाँ देखो क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स थोड़े दूर 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 पड़े हैं, तो यहाँ पे रिपल्शन के चांसेस क्या होंगे, कम होंगे, क्योंकि यहाँ पे रिपल्शन कम हो रही है तो आपका एंगल भी कंपैरेटिवली क्या होगा, कम होगा। क्लियर है, तो हम कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम एंगल इसका हो गया BF3 का, देन CH4 का हो गया, उसके बाद हमारा एंगल किसका होगा, NH3 का, एंड फोर्थ नंबर पे होगा हमारा PF3 का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है आप उसको देख सकते हो, इलेक्ट्रॉन्स उसकी तरफ पुल कर जाएंगे जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्योंकि फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो दोनों इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की तरफ पुल कर गए, और फ्लोरीन की तरफ पुल कर गए तो यहाँ पे रिपल्शन के चांसेस कंपैरेटिवली कम हो गए, क्योंकि यहाँ पे स्पेस भी तो ज्यादा थी, यहाँ पे क्योंकि स्पेस कम है तो रिपल्शन के चांसेस भी क्या है, कम है। क्लियर है, ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट चलते हैं, द परसेंटेज S कैरेक्टर इन मीथेन, इथीन एंड इथाइन। ओके, मीथेन एन सिंगल बॉन्ड, इन डबल बॉन्ड एंड आइन ट्रिपल बॉन्ड। हमने अभी बात करी है, सिंगल बॉन्ड की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3,
डबल बॉन्ड की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, अल्कीन ईन की डबल बॉन्ड की हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2, एंड ट्रिपल बॉन्ड की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp। अगर sp3 है इसका मतलब है इसके पास 25% s करेक्टर है एंड 75% p करेक्टर है। अगर मैं बात करती हूँ sp2 की तो हम ये मान के चलते हैं कि 33% s करेक्टर है एंड 67% p करेक्टर है। sp हाइब्रिडाइजेशन में 50% ही आपका s करेक्टर होता है एंड 50% ही आपका p करेक्टर होता है। अब आपसे s करेक्टर पूछा गया है अल्केन में 25% होता है, मतलब 25 वाले तीन ऑप्शन है। नेक्स्ट है 33% एस करेक्टर, ये वाला, और उसके बाद हमने कहा 50% एस करेक्टर, तो आंसर विल बी सी। ध्यान रखिएगा कि जो भी आपके पास करेक्टर है, जैसे sp3 है ना, sp3 का मतलब यहाँ पे टोटल कितने ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है, 3 pk और एक s का, टोटल 4 इन्वॉल्व है। उसको डिवाइड कर दो 100 के साथ, आपका करेक्टर आ जाएगा 25%। हर कोई 25 लेगा, दैट मीन्स s 25 हो गया, और 25 3 75, 75% p करेक्टर हो गया। क्लियर। सेम वे में sp2 की बात करते हैं, कितने ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व थे, 3, 1 एंड 2 3। 100 को डिवाइड कर दो 3 के साथ, यू विल गेट 33%, एंड यहाँ पे डबल करने की वजह से 67 दे दिया। sp की बात करते हैं, कितने ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, 2। 100 को डिवाइड कर दो 2 के साथ, यू विल गेट 50-50%। यस, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ पैरामैग्नेटिक करेक्टर। ओके, सो इसके लिए ना पहले आपको एक थ्योरी आनी चाहिए, दैट इज योर MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, राइट। ये थ्योरी क्या कहती है आपकी, ये थ्योरी कहती है कि आपके पास दो टाइप के ऑर्बिटल्स होते हैं, वन इज योर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड द अदर वन इज योर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होता है ये कंपैरेटिवली स्टेबल होता है, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो आपका इतना स्टेबल नहीं होता, ठीक है। क्योंकि ये स्टेबल है तो इसकी एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी। ये यूनिवर्स का रूल है, जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी उसकी एनर्जी उतनी ही कम होगी। और क्योंकि एंटी बॉन्डिंग आपका अनस्टेबल है तो इसकी एनर्जी भी क्या होगी, काफ़ी ज़्यादा हाई एनर्जी होगी इसकी। क्लियर। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हमारे पास ना इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने का एक स्ट्रक्चर होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, दैट इज सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, sigma 2s, sigma star 2s, sigma 2pz, pi 2px और pi 2py। इन दोनों की एनर्जी जो होती है वो बिल्कुल सेम होती है, जितनी एनर्जी pi 2px की होगी उतनी ही एनर्जी pi 2py की होगी। देन आपके पास आता है pi star 2px, अगेन इन दोनों की एनर्जी बराबर होती है, pi star 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz। ये एनर्जी का ऑर्डर होता है। सिग्मा 1s की एनर्जी सबसे कम होती है, सबसे कम का मतलब इसकी स्टेबिलिटी क्या है, सबसे ज़्यादा होगी। मैंने अभी बताया जितनी आप वो करते जाओगे, ऊपर जाते जाओगे, एनर्जी बढ़ती जाएगी कंपाउंड के अंदर, उतनी ही ज़्यादा अनस्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे सिग्मा 1s की, दैट मीन्स ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है। ये आपका कौन सा होता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दिस इज योर बॉन्डिंग। ओके। अगर मैं बात करती हूँ सिग्मा स्टार 1s की, स्टार वाले को हम एंटी बॉन्डिंग वाले के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब जहाँ पे भी स्टार है दैट मीन्स ये एंटी बॉन्डिंग है। एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ठीक है। आपको इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिल करके चेकआउट करना होता है कि कौन सा ऑर्बिटल पैरामैग्नेटिक होगा। पैरा और डाया में क्या फर्क होता है, पैरा होता है अगर आपके पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इफ यू हैव सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विद यू देन इट इज पैरामैग्नेटिक, एंड इफ यू हैव ऑल द पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देन इट इज व्हाट, देन इट इज डायामैग्नेटिक। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरा, और अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है तो डाया, राइट। अब हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने की मैं आपको ट्रिक देती हूँ। आप करोगे क्या, सबसे पहले आपको ये ऑर्डर पता होना चाहिए। वंस यू आर डन विद द ऑर्डर फिर आपको पता चलता जाएगा, राइट। जैसे अगर आपके पास सबसे पहला मॉलिक्यूल दिया है O2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, इसको कैसे करेंगे, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, 8 प्लस 8 क्योंकि O2 था, O प्लस O, ठीक है। O2 negative, negative means you are adding one electron to it, that means total electrons are 17। कैसे फिल करके देख लेते हैं हम इसको, हम ऐसे करते हैं, एक ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इधर आ जाएंगे, 2 4 6 8 10 11, इसको सिंगल सिंगल फिल करते हैं, 12 13 14, क्योंकि एनर्जी दोनों की बराबर है, 15 16 एंड अगेन 17। यहाँ पे रह गया एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स अगर नहीं समझ आया तो मैं इसको ड्रॉ करके दिखाती हूँ आपको। ये कुछ ऐसा होगा आपके पास, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, फिर आपके पास आ जाएगा सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s,
ठीक है, फिर आपके पास है सिग्मा टू पी जेड, फिर आपके पास है इन दोनों की एनर्जी बराबर, पाई टू पी एक्स, पाई टू पी वाई। आगे आगे चलते हैं, इन दोनों की एनर्जी भी बराबर आएगी, पाई स्टार टू पी एक्स एंड पाई स्टार टू पी वाई। दिस इज योर व्हाट, पाई स्टार टू पी एक्स, पाई स्टार टू पी वाई, एंड सबसे ऊपर आ जाएगा आपका सिग्मा स्टार टू पी जेड। दिस इज योर सिग्मा स्टार टू पी जेड। मुझे 17 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं, मैं कैसे भरूंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पे क्योंकि एनर्जी बराबर है तो सिंगल सिंगल, 11 12 13 14 15 16 17। अब यहाँ पे क्या रह गया, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गया, और मैंने क्या बताया कि एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गया तो ये आपका क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। तो इसका मतलब ऑप्शन ए ही मेरा आंसर है, क्योंकि इसके पास ही एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्लियर। सेम कहानी अगले क्वेश्चन में भी है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कंसिस्ट ऑफ ओनली पैरामैग्नेटिक स्पीसीज। आप अगेन इसको करके देख सकते हो, पैरामैग्नेटिक स्पीसीज स्टार्ट करें, O2, O2 मीन्स 8 एंड 8 16। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे देखो 2 4 6 8 10, यहाँ तक 10 को तो काट ही दो ना, आगे चलते हैं 11 12 13 14, 14 हो गए 14, राइट। अब यहाँ पर देखते हैं 15 एंड 1 16, मतलब ये वाला भी नहीं आएगा। यहाँ पर क्या है, दोनों के पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स ये क्या आपका पैरामैग्नेटिक। O2 इज योर व्हाट, पैरामैग्नेटिक। ओके, व्हाट अबाउट NO, NO की बात करते हैं, नाइट्रोजन इज व्हाट 7, ऑक्सीजन इज व्हाट 8, टोटल कितने हुए 15। आई गेस ये भी आ जाएगा आपका इसी तरीके से, अनपेयर्ड में ही आएगा। 10 यहाँ तक हो गए थे, 11 12 13 14, एंड अगेन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन अब आएगा 15, दैट मीन्स अगेन इट इज एन अनपेयर्ड, अनपेयर्ड होने की वजह से इट इज ऑल्सो व्हाट, पैरामैग्नेटिक। सो ऑप्शन ए वुड बी योर राइट आंसर। क्लियर, ओके। नेक्स्ट है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर वैल्यूज अमंग द फॉलोइंग इज सी। इसके लिए एक बहुत अच्छी ट्रिक है, एमओटीज के लिए तो ट्रिक है, आप इतना बड़ा सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए फटाफट करो कि पहले 10 तो आप सीधे काट दो ना, हमें पता है 10 तो सीधे ही कट गए हमारे। ठीक है, अब आपने डाल के देखना होता है 11 12 13 14 15, एक अनपेयर्ड आ रहा है, दैट मीन्स आपके पास पैरा। 11 12 13 14 15 16 करके देखो, सारे पेयर आ रहे हैं, दैट मीन्स आपके डाय। ठीक है, इस तरीके से करके देख लो। फर्स्ट 10 को तो काट ही दो, फर्स्ट 10 को करने की जरूरत नहीं होती, सीधा 11 12 से स्टार्ट करो, 11 12 13 14, यू विल बी एबल टू नो कि आपका आंसर क्या आने वाला है, क्योंकि फर्स्ट 10 तो सबके लिए सेम है, लिख के भी क्या करोगे, 2 4 6 8 10 सबके लिए सेम है। ठीक है, ओके, मूविंग फर्दर, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बॉन्ड ऑर्डर वैल्यूज। सी आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालने हैं। सो नेक्स्ट आई एम गोइंग टू गिव यू द वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक फॉर एमओटी। देखो, एमओटी में आपको ना फाइंड आउट करने होते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आप सबसे पहले फाइंड आउट कर लीजिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। If you get your answer as 14, that means your bond order is 3, right? अगर आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर मैं लिखती हूँ और यहाँ पर लिखती हूँ बॉन्ड ऑर्डर, अगर आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं 14 तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 3। अगर हम नंबरिंग लिख लेते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 12 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, इट कैन बी 10, इट कैन बी 9 और इट कैन बी 8, इट कैन ऑल्सो बी 15 16 17 18, कोई भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, राइट। आपका सिंपल ट्रिक रहेगी 0.5 कम ज़्यादा करते जाइएगा, राइट। अगर 14 का बॉन्ड ऑर्डर, बस आपको याद रखना 14 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 3, 15 का कितना होगा 2.5, 16 का कितना होगा 2.0, 17 का कितना होगा 1.5, 18 का कितना होगा 1, 19 का होगा 0.5 एंड 20 का होगा 0। सेम यहाँ पर चले, 13 का होगा 2.5, 12 का होगा 2, 11 का होगा 1.5, 0.5 कम कर दीजिए, खुद ही कर दीजिए, 0.5 एंड 8 का बॉन्ड ऑर्डर होगा 0। सब क्वेश्चन देखते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर वैल्यू, NO नेगेटिव, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन का 8 एंड +1, दैट मीन्स 16, 16 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है मेरे पास 2, राइट। ओके, NO पॉजिटिव, again 7 + 8 and positive means you have to subtract 1, right, that means 7 + 7, right, 8 - 1 is 7 and 7 14, 14 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा आपका 3, राइट। NO, NO मीन्स 8 + 7, दैट मीन्स कितना 15, 15 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 2.5, आप देख सकते हो यहाँ पर। NO2 पॉजिटिव, दैट मीन्स 7 + 8 - 2, राइट।
अगेन 15 माइनस 2 इज योर 13 और इसका भी बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 2.5. ओके, इक्वल टू वाला एक ही ऑप्शन है, दैट मीन्स आई थिंक यही आंसर हो जाएगा. NO2 नेगेटिव 7 प्लस 8 एंड प्लस 2 कितना हो रहा है 17 एंड 17 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है 1.5. दैट मीन्स आपका इसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा है, सेकंड वाले का NO पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा है. और अब बीच में सिर्फ इक्वल टू वाला एक ही साइन था, दो का बॉन्ड ऑर्डर सेम आ रहा है, इक्वल टू वाला एक ही साइन है, दैट मीन्स आंसर विल बी सी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज नॉट पैरामैग्नेटिक. अगेन मुझे इतना सब करना पड़ेगा. ऑक्सीजन इज 8 प्लस 8 16, 10 तक काट दो. उसके बाद देखो 11 12 13 14 15 एंड 16. इसी तरीके से फिलिंग होती है पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई पाई स्टार टू पी एक्स पाई स्टार टू पी वाई एंड देन सिग्मा स्टार टू पी जेड. राइट, तो यहाँ पे क्या आ रहा है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स इट इज पैरा. Okay, N2 positive. N2 positive is what? Nitrogen is 7 7 14. 14 minus 1 is 13. अब यहाँ पर एक नया concept लगता है. We will check it out. So next question is of hydrogen bonding. Okay. So hydrogen bonding क्या होती है? That is the bond formed between hydrogen and the electronegative atom. किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होती है दैट इज योर वर्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग. राइट, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट चेन. हाइड्रोजन बॉन्ड तो यहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स में दिखाई है, पर आपको पता है जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा. दैट मीन्स फ्लोरीन विल फॉर्म द स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड. The pair likely to form the strongest hydrogen bonding is. सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस पेयर में हो सकती है? अगर हम इनका स्ट्रक्चर्स बनाए H2O2 H2O2 and water is water, it's like this. इनके बीच में बॉन्ड हो सकती है हाइड्रोजन बॉन्ड. राइट, ओके, HCOOH HCOOH ओके एंड CH3COH CH3 C डबल बॉन्ड O एंड H. नहीं, इतनी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी लाइक दिस, इतनी स्ट्रॉन्गिंग नहीं है इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर. ठीक है, ओके, सेम इज अ केस हेयर. यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग पॉसिबल नहीं है. SiH4 नो, नॉट एट ऑल. तो आंसर विल बी A. Which has the highest boiling point? See, a very important question. Highest boiling point. Boiling point का ना एक रामबान दे रही हूँ, याद रखना हमेशा. बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है साइज के ऊपर. जितना ज्यादा साइज उतना ही ज्यादा आपका बॉइलिंग पॉइंट, जितना ज्यादा साइज उतना ही ज्यादा आपका बॉइलिंग पॉइंट. बट यहाँ पर एक एक्सेप्शन आती है. एक्सेप्शन ये है कि वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना हो रही हो. अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहीं पे इन्वॉल्व होगी तो उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा. अगर हम इन सभी की बात करते हैं, ये सारे के सारे मेंबर्स हैं ग्रुप 15 के, दैट इज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ. ठीक है, अब आप देखो तो यहाँ पर आर्सेनिक एंटीमनी मतलब होना चाहिए इसका सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, बट हमें पता है अमोनिया में कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन्वॉल्व हो जाएगी, तो बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा. सिंपल है, बॉइलिंग पॉइंट हमेशा डिपेंड करता है साइज के ऊपर. जितना ज्यादा साइज उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट. बट कंडीशन इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर आ गया तो बॉइलिंग पॉइंट को हम कंसीडर उसी का ही मैक्सिमम करेंगे. सेम है इधर देखो, सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? सबसे कम देखो, सबसे ज्यादा देखा जाए तो यहाँ पे आयोडीन का होना चाहिए था, बट HF में पहले हम ऑर्डर बनाते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. ठीक है, जितना बड़ा साइज उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट. दैट मीन्स HI का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होना चाहिए, फिर बाकी सब होना चाहिए HI, HBr, HCl. राइट, बट HF के केस में क्या कौन सी बॉन्डिंग इन्वॉल्व हो जाती है? आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन्वॉल्व हो जाएगी, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा सबसे ज्यादा. नाउ दे आर आस्किंग फॉर द लोएस्ट सबसे ज्यादा किसका हो गया? HCl. क्लियर? Okay, which is not the true statement about the water. Water has more density than ice. Each water molecule is linked to 4 water molecules tetrahedrally. Okay, in water, each oxygen atom is bonded to 2 hydrogen atom by hydrogen bonds. Okay, water has a maximum density at 277 Kelvin. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? अब ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे बिकॉज इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, एंड कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर मैसेज करेंगे. ओके, ये बहुत ज्यादा सिंपल है, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, सो आई एम नॉट गोइंग टू टेक इट. ओके, मूविंग फर्दर, अलाइल साइनाइड मॉलिक्यूल कंटेन्स. अलाइल साइनाइड मॉलिक्यूल के अंदर कितने बॉन्ड्स होते हैं? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज योर अलाइल साइनाइड. अलाइल साइनाइड हमारा है क्या? तो जरा स्टार्ट करते हैं.
just a second. Okay, so allyl cyanide, अलाइल ग्रुप्स कौन से होते हैं? डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ वाले कार्बन पे कुछ भी लगा दो, डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ वाले कार्बन पे कोई भी ग्रुप लगाओगे, दैट इज योर अलाइल. अलाइल मीन्स डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ वाले कार्बन पे कुछ भी लगाओ. अब साथ वाले कार्बन पे कौन सा ग्रुप लगा है? साइनाइड. दैट मीन्स डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ वाले कार्बन पे साइनाइड लगा है. साइनाइड इज दिस. हाइड्रोजन पूरे करें, 1 2 3 and 4. ओके, 1 2 3 and 4, 1 2 3 and 4, एंड देन इट्स ऑल. नाइट्रोजन के पास होता है एक लोन पेयर, 3 बॉन्ड बनाता है नाइट्रोजन और एक लोन पेयर होता है, राइट. अब कैलकुलेट करें बॉन्ड्स कितने हो रहे हैं, कितने सिग्मा बॉन्ड है? 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे दो होंगे, एक एच ए और एक एच ई, 9 सिग्मा बॉन्ड्स. पाई बॉन्ड्स काउंट करें, 1 2 and 3, 3 पाई बॉन्ड्स. सी, एक डबल बॉन्ड वाला पाई ये हो गया, एक ये वाला पाई हो गया और एक ये वाला पाई हो गया, 3 पाई बॉन्ड्स. एंड लोन पेयर कितने हैं? 1. सो वन लोन पेयर की दो ऑप्शंस है हमारे पास, वन लोन पेयर, वन लोन पेयर. देन 9 सिग्मा बॉन्ड्स, बिल्कुल ठीक है, 9 सिग्मा बॉन्ड्स, 3 पाई बॉन्ड्स एंड वन लोन पेयर. आंसर विल बी बी. ओके, which of the following pair molecule or ions both are likely to exist, not likely to exist? कौन सा pair exist नहीं करता? See, this was explained by VBT, valence bond theory. ये थ्योरी सिंपल कहती है, अगर आपकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है फोर्स ऑफ रिपल्शन से, देन यू विल गेट अ स्टेबल मॉलिक्यूल. तो मॉलिक्यूल आपका स्टेबल बनेगा. इन केस आपकी फोर्स ऑफ रिपल्शन ज्यादा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, तो आपका मॉलिक्यूल क्या बनेगा? अनस्टेबल बनेगा. क्लियर? वीबीटी थ्योरी सिंपल सी एक बात कहती है, अगर आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है फोर्स ऑफ रिपल्शन से, देन यू विल गेट अ स्टेबल मॉलिक्यूल. इफ योर फोर्स ऑफ रिपल्शन इज मोर देन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देन यू विल गेट अ अनस्टेबल मॉलिक्यूल. ठीक है. और आपको पता है ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी है, He2 एग्जिस्ट नहीं करता. द रीजन बिंग कि उसका फोर्स ऑफ रिपल्शन ज्यादा होती है, राइट. तो अब यहाँ पे अगर आपको देखने में मिल रहा है He2, दैट मीन्स चारों ऑप्शन तो हो गए हैं एक तरफ. अगर हम बात करते हैं H22 पॉजिटिव की एंड He2 की, द ऑप्शन डी. यहाँ पर ना तो देखो, इसको ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन ही इससे छीन लिए गए हैं, तो क्या इसके बीच में स्टेबिलिटी आ सकती है किसी तरीके से? ये हाईली अनस्टेबल मॉलिक्यूल होगा. ठीक है, इज नॉट लाइकली टू एग्जिस्ट, ये बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं कर सकता. हाँ, H2 को एक इलेक्ट्रॉन दिया जाए वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, H2 से एक इलेक्ट्रॉन ले ले तभी वो गुजारा कर लेगा, पर जिसके पास है ही 2 इलेक्ट्रॉन, अपने वो भी छीन लिए, तो वो बेचारा कैसे गुजारा करेगा? थोड़ा सोच के देखिए. ओके, सो इट्स वेरी इजी, कुछ टफ नहीं था. इलेक्ट्रॉन स्पीसीज स्टेबिलिटी, दैट मीन्स स्टेबिलिटी है, मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट अगेन द बॉन्ड ऑर्डर. किसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा? यू हैव 3 स्पीसीज, Li2 नेगेटिव एंड Li2 पॉजिटिव. ओके, लिथियम 2 मीन्स 3+3, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, दैट मीन्स 6. ओके, Li2 पॉजिटिव, दैट मीन्स 3+3 and -1 because positive sign है, that means 5. Okay, Li2 negative, that means 3+3 and +1, that means 7. Clear? Now moving further, इसको हम कैसे फिल करेंगे? हमें पता है इलेक्ट्रॉन हमारे सबसे पहले आएंगे सिग्मा 1s में, फिर आएंगे सिग्मा स्टार 1s में, फिर आएंगे हमारे सिग्मा 2s में, एंड देन हमारे इलेक्ट्रॉन आते हैं सिग्मा स्टार 2s में. हमें नहीं लगता, मुझे नहीं लगता हमारे 8 से कोई ऊपर है, तो हमें आगे जाना चाहिए. ठीक है, 2 4 एंड 6. अब अगर मैं यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना चाहूँ, बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करते हैं? नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2. कितने बॉन्डिंग है? 2. बॉन्डिंग मीन्स विदाउट स्टार वाली 4, दैट मीन्स 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 1. तो यहाँ पे मेरे पास बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा? 1. ओके, नाउ मूविंग टू दिस वन, 5 को कैसे फिल करोगे? सी, 2 4 एंड 1 5. एक बार हम लिख के भी कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा और क्लियर हो जाए. सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s एंड सिग्मा 2s एंड सिग्मा स्टार 2s, राइट. आई एम डूइंग द Li2 प्लस 5, 2 4 एंड 1 5. बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करेंगे? बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग. बॉन्डिंग कितने? 2 एंड 1 3, 3 minus 2 divided by 2, that is 0.5.
Okay. Now Li2 negative, 7 electrons, 2, 4, 5, 6 and 1, 7. Okay. Bonding minus anti-bonding. Bonding कितने 2 and 2, 4. 4 minus 2 and 1, 3 divided by 2 that is 0.5. क्योंकि हमारे यहाँ पे दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम आया दैट मीन्स देयर मस्ट बी अ साइन ऑफ इक्वल टू, बट यू कैन सी कि किसी भी ऑप्शन में इक्वल टू का साइन नहीं है, कहीं पे भी इक्वल टू का साइन आपको नहीं दिया है। अब यहाँ पर एक चीज क्लियर है कि Li2 का बॉन्ड ऑर्डर 1 है, दैट मीन्स इसका बॉन्ड ऑर्डर मतलब स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होने वाली है। तो इन सभी ऑप्शंस में देखिए Li2 वाला कौन सी ऑप्शन है, सी। इसकी बॉन्ड ऑर्डर की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है, तो आंसर विल बी सी। ठीक है। अब यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं है, यहाँ पर साइन है ग्रेटर देन का या लेस देन का, किसी भी तरीके से आप समझ लीजिए। उसका रीजन क्या है, सी Li2 नेगेटिव की बात करते हैं तो यहाँ पर आपके एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। एंटी बॉन्डिंग के 3 इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से कंपाउंड की स्टेबिलिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। बट अगर हम Li2 पॉजिटिव की बात करते हैं, यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन सिर्फ 2 है, कम है एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन, तो कंपाउंड की स्टेबिलिटी कंपैरेटिवली क्या होगी, ज्यादा होगी। क्लियर। ओके। द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ स्पीसीज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, किसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी और किसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी। ओके। तो सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर्स के बारे में पता होना चाहिए। अगर मैं बात करती हूँ सीओ की, सीओ का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, दिस इज योर सीओ। CO2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, दिस इज योर CO2, काफी बार बन चुका है अब तो। नेक्स्ट इज योर HCO2 नेगेटिव एंड CO3 2 नेगेटिव। ओके, सबसे पहले CO3 2 नेगेटिव बनाते हैं। CO3 2 negative is like this, CO3 2 negative, okay, and HCO2 negative is like this, CO2 ही लगाओ एंड वहां पे क्या लगा दो, एक तरफ OH बॉन्ड लगा दो, HCO2 नेगेटिव। ओके, फाइन। सो अब आपके पास क्या है, आपको बताना है सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी। सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ उसी की होगी ना जो सिंगली बॉन्डेड होगा। यहाँ पे सिंगली बॉन्डेड कौन सा है, CO3 2 नेगेटिव। सी एक सिंपल सा फंडा होता है, सिंगल बॉन्ड वाले की हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3 एंड इसकी बॉन्ड लेंथ जो होती है वो होती है सबसे ज्यादा, मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ होगी इसकी, मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ। ओके। डबल बॉन्ड वाला होता है sp2, उसकी बॉन्ड लेंथ इसके कंपैरिजन में कम होगी। ट्रिपल बॉन्ड वाला sp होता है और उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी, दैट मीन्स CO की सब बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी, और ये दो ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। ठीक है। और इन्होंने सबसे पहली बात ये पूछा है डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग, सी ऐसे क्वेश्चंस बहुत घुमाते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर नॉट इंक्रीजिंग, तो दैट मीन्स CO सबसे पीछे आना चाहिए, और ये इकलौती ऐसी एक ऑप्शन है जिसमें CO सबसे पीछे है। तो अगर आप थोड़ा सा भी कंसेप्ट को पकड़ जाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। which is not shown by NO, which of the following properties not shown by NO, NO इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। सबसे पहले इसका बॉन्ड ऑर्डर की बात करते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन का 8, 8 + 7 इज 15 एंड 15 का बॉन्ड ऑर्डर 2.5 होता है, बिल्कुल बात ठीक है, कोई इशू नहीं है। ओके। नेक्स्ट इज योर इट इज डायमैग्नेटिक। 15 को अगर हम फिल करके देखें तो हमारे 10 तक तो सिग्मा 2p z हो जाता है, सिग्मा 2p z 10 पे खत्म हो गया, फिर 11 पाई 2px पाई 2py, 12 हो गए, 13, 14 एंड दिस वन इज 15। यहाँ पे है पैरामैग्नेटिक नेचर, पैरामैग्नेटिक होना चाहिए था क्योंकि यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी गलत हो जाएगी, इट इज ऑफ पैरामैग्नेटिक नेचर। और यहाँ पे यही पूछा था कौन सी प्रॉपर्टी ये शो नहीं करते हैं। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। ओके, सो नेक्स्ट मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज ऑफ वसेपर थ्योरी, VSEPR थ्योरी। वसेपर थ्योरी के बारे में पता होना चाहिए। वसेपर थ्योरी में हम निकालते हैं बेटा टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, राइट। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन में हमारे पास एक फॉर्मूला होता है दैट इज हाफ इनटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम पे कितने इलेक्ट्रॉन, अगर हम टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करते हैं, एक फॉर्मूला होता है हाफ इनटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट, प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम, माइंडेड मोनोवेलेंट जो सिंगल इलेक्ट्रॉन देते हैं ना कि डाइवेलेंट, इस चीज का बहुत ध्यान रखना, माइनस नंबर ऑफ केटायन प्लस नंबर ऑफ अनायन, कितने अनायन उनको ऐड आउट कर देंगे। ओके, so the formula is half into
number of valence electrons central atom plus number of monovalent atoms and minus number of cation plus number of anion. ओके, ये होते हैं आपके टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन. बॉन्ड पेयर अगर आपने निकालना हो दैट इज योर नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम. कितने आपके मोनोवेलेंट एटम है, नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम. और अगर आपको लोन पेयर निकालने हैं, लोन पेयर निकालने का तरीका होता है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से आप बॉन्ड पेयर को माइनस कर दीजिए. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज आपके पास यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स ऑन वाटर. वाटर की बात करते हैं H2O, राइट. यहाँ पर सेंट्रल एटम कौन सा होगा, ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 प्लस कितने मोनोवेलेंट एटम्स है, 2. इसके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है ना ही कोई नेगेटिव चार्ज है, तो ये आ जाएगा आपका 4. 6 प्लस 2 8 डिवाइडेड बाई 2 इज 4. तो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितने हैं यहाँ पर, 2. लोन पेयर कितने हो जाएंगे, 4 माइनस 2 अगेन 2. ठीक है, सो एक ऑप्शन 2 वाले बहुत सारे ऑप्शन है, सी ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो. तो नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन वाटर इज 2. ओके, SnCl2, a very important point, SnCl2. अब टिन को कैसे करें, Sn इज व्हाट, टिन. ठीक है, SnCl2, इसको भी हम 1 मिनट के लिए होल्ड पे डाल दें. ठीक है, आगे चलते हैं. PCl3. PCl3 की अगर हम बात करते हैं, फॉस्फोरस के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5. PCl3 हाफ इंटू फॉस्फोरस के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 प्लस क्लोरीन कितने, 3. कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है इसके ऊपर, ना ही कोई नेगेटिव चार्ज है, अगेन 4. बॉन्ड पेयर कितने ये बना रहा है, 3 बॉन्ड पेयर बना रहा है, तो लोन पेयर कितने आ जाएंगे, 4 माइनस 3 दैट इज 1. ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन में आ जाएगा 1, PCl3 का 1. ओके, जस्ट अ सेकेंड, माय कर्सर. कहाँ चले गए यार, ओके, सो हियर इट इज. तो PCl3 में हमने पढ़ लिया कि लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने हैं, 1. ओके, तो ये भी हमारा हो गया, नंबर ऑफ लोन पेयर इज 1. XeF2 की बात करते हैं, XeF2 जिनोन. जिनोन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8. ये याद रखिएगा, जिनोन नोबल गैस को बिलोंग करता है. कितने मोनोवेलेंट है, 2. कोई कैटायन नहीं है, कोई अनायन नहीं है, दैट मीन्स यू आर गेटिंग हियर 5. ओके, एंड बॉन्ड पेयर कितने होंगे, कितने फ्लोरीन है, 2. लोन पेयर कितने हो जाएंगे, 5 माइनस 2 दैट इज 3. तो यहाँ पे हमारे पास लोन पेयर आ गए 3. ओके, नाउ मूविंग टू द SnCl2, जो हमारे पास इंपॉर्टेंट था. SnCl2 बड़े ध्यान से देखिएगा. टिन बिलोंग्स टू द कार्बन फैमिली. ठीक है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, ये ऐसे होते हैं. मतलब कार्बन के अगर वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है तो टिन के भी वैलेंस शेल में 4 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, राइट. हाफ इंटू 4 प्लस 2, कोई कैटायन नहीं है, कोई अनायन नहीं है, 6 बाई 2 इज 3. बॉन्ड पेयर इज 2 एंड लोन पेयर कितने हो जाएंगे, 3 माइनस 2 इज 1. सो आपका बन जाएगा, वाटर में 2 लोन पेयर थे, SnCl2 में 1 लोन पेयर, एंड यहाँ पर आ गए 3. तो 2 1 1 3 दैट मीन्स ए ऑप्शन. ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन. ओके, सो इंपॉर्टेंट था, बड़े ध्यान से करना था इसको. क्लियर. ओके, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इन O2, H2O2 एंड O3, इसमें करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ आपको बताना है कि किसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी और किसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम होने वाली है. O2, H2O2 एंड O3. O2, O2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, O डबल बॉन्ड O. H2O2 का ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है, इट्स लाइक दिस, H2O2. ओके, एंड O3, ओजोन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इट्स लाइक दिस. और हम रेजोनेंस में जाके लास्ट में जो हाइब्रिड बनाते हैं, हम ये कंसीडर करते हैं दैट बोथ द ऑक्सीजन हैव पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, पार्शियल. ओके, सो हमें पता है सिंगल बॉन्ड वाले की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होती है, दैट मीन्स इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होनी चाहिए. इसके ऊपर कंप्लीट डबल बॉन्ड करेक्टर है और इसके ऊपर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है, तो डेफिनेटली पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर की बॉन्ड लेंथ कंपैरेटिवली ज्यादा होगी कंप्लीट बॉन्ड करेक्टर से, डबल बॉन्ड करेक्टर से. तो H2O2 की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा हो, फिर O3 की, फिर O2, दैट मीन्स बी ऑप्शन. एटम इज इन द स्टेट ऑफ sp हाइब्रिडाइजेशन. कौन सी ऐसी स्पीसीज है जिसमें नाइट्रोजन एटम इज इन sp हाइब्रिडाइजेशन होंगे. ओके, सो सबसे पहले आपके दिमाग में आ रहा होगा मैम टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो और उसके बाद हमें स्ट्रक्चर पता चल जाएगा, स्ट्रक्चर पता चल जाएगा तो हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेंगे, बाय राइट. तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर रॉन्ग हियर, ऐसा नहीं होगा. ठीक है, देखिए
हमारे पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन के फॉर्मूले में आता है दैट नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स, नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स हमें चाहिए। पर ऑक्सीजन इज व्हाट, ऑक्सीजन इज नॉट मोनोवेलेंट, ऑक्सीजन इज योर डाइवेलेंट, ऑक्सीजन इज योर डाइवेलेंट, राइट। तो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर हम कैसे ड्रॉ करेंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, 1 2 3 4 एंड 5, ओके ओके। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमेशा डाइवेलेंट है, ये दो बॉन्ड बना के इसके साथ जुड़ जाएगा, इधर भी ये दो बॉन्ड बना के इसके साथ जुड़ जाएगा। एंड पॉजिटिव साइन मीन्स इसका ये इलेक्ट्रॉन जा चुका है, दैट मीन्स यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन की वजह से कमी आ चुकी है। तो आप देख सकते हो ये बिल्कुल लीनियर ज्योमेट्री लग रही है। और सेकेंडली हम हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या काउंट करते हैं, नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड्स एंड लोन पेयर, नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड्स एंड लोन पेयर मीन्स एस एंड वन एंड वन, sp हाइब्रिडाइजेशन, s and p, sp हाइब्रिडाइजेशन। NO2 नेगेटिव, अगेन NO2 नेगेटिव, ऐसा ही था। ऑक्सीजन के कितने, नाइट्रोजन कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 चाहिए, 5 नेगेटिव मीन्स एक और आ गया, दैट मीन्स टोटल कितने हो गए, एक 6 लोन पर हाइब्रिडाइजेशन देखो, s p एंड p, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ओके। NO3 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव मीन्स 1 2, ऑक्सीजन को ऑलरेडी दिखा दो, ये 4 हो गए, 1 2 3 4 5, ओके। एंड ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, और यहाँ पे नेगेटिव मीन्स इसको एक और इलेक्ट्रॉन मिला, वो इलेक्ट्रॉन बाद में ऑक्सीजन ले गया। तो कितनी हाइब्रिडेशन हो रही है, s p एंड p, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ओके। NO2, NO2 की बात करते हैं, NO2, NO2, राइट, डबल वैलेंट डाइवेलेंट होगा विद वन लोन पेयर ऑफ वन सिंगल इलेक्ट्रॉन। Yes. The next question is, if AB4 molecule is a polar molecule, a possible geometry of AB4 is. Again a very important question. अगर AB4 molecule आपका एक polar molecule है तो कौन सी geometry possible है? See, इन्होंने आपको कुछ geometries दी हुई हैं AB4 के लिए। So आपके पास सबसे पहले हम AB4 की D ऑप्शन के साथ स्टार्ट करते हैं। अगर हम मान के चलते हैं कि इसकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का मतलब है इट्स लाइक दिस, कंपाउंड क्या है, सिमेट्रिकल। और अगर ये सिमेट्रिकल है तो इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, डाइपोल मोमेंट की वैल्यू होगी 0। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो भी हमारा कंपाउंड है ये क्या होगा आपका नॉन पोलर, क्योंकि सारे डाइपोल्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, और जब डाइपोल्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं तो नॉन पोलैरिटी, क्योंकि कुछ भी पोलर नेचर नहीं है। पोलर नेचर क्या होता है, जब पॉजिटिव नेगेटिव के चार्जेस 12 होते हैं। यहाँ पर क्योंकि सारे डाइपोल्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर पोलैरिटी नहीं रहेगी, ओके। स्केयर प्लेनर, स्केयर प्लेनर कैसी होगी ज्योमेट्री आपकी, AB4, दिस इज योर स्केयर प्लेनर ज्योमेट्री, राइट। अगर मैं स्केयर प्लेनर की बात करती हूँ, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, सारे के सारे बॉन्ड्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होने की वजह से सारे के सारे एक दूसरे को क्या कर देंगे, सारे डाइपोल एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अगेन यहाँ पे भी डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। रेक्टेंगुलर प्लेनर, रेक्टेंगुलर प्लेनर विल बी टू लाइक दिस, यहाँ पे भी सारे डाइपोल्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। दिस इज लाइक स्क्वायर और रेक्टेंगुलर प्लेनर इज लाइक दिस, same thing. Again dipoles will cancel each other, or if dipoles will cancel each other then again dipole moment will be what, 0, okay. What about the square pyramidal, square pyramidal last option है AB4। स्क्वायर पिरामिडल में हमारे पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब क्योंकि सारे डाइपोल्स अगर एक दूसरे को कैंसिल कर भी देंगे तो कोई इशू नहीं है, बट लोन पेयर वाला डाइपोल तो हमेशा ही रहेगा, ये कभी भी कैंसिल नहीं होगा, और यहीं पे पोलैरिटी जनरेट होती है। तो बहुत सारे स्ट्रक्चर्स AB4 के पॉसिबल थे, बट द पोलर स्ट्रक्चर इज व्हाट, योर स्क्वायर पिरामिडल। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके। द मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री ऑफ SF6 इज ऑक्टाहेड्रल, व्हाट इज द ज्योमेट्री ऑफ SF4। देखिए आपके पास ज्योमेट्री की बात पूछी है, ज्योमेट्री में हम लोन पेयर को इंक्लूड करते हैं, शेप में हम लोन पेयर को इंक्लूड नहीं करते, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ज्योमेट्री में हम लोन पेयर को इंक्लूड करते हैं, शेप में नहीं करते। तो आपसे SF4 की ज्योमेट्री पूछी जा रही है। हाफ इंटू सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 प्लस कितने फ्लोरीन इसके साथ जुड़े हैं, कोई कैटायन नहीं है कोई एनायन नहीं है, दैट मीन्स 5। 5 वाली कौन सी ज्योमेट्री होती है, ट्रिगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री, ट्रिगोनल बायपिरामिडल। द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफ द स्पीसीज NO पॉजिटिव, NO2 पॉजिटिव, NO नेगेटिव, मिनिमम बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी होगी। तो सबसे पहले हमें बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेना चाहिए बॉन्ड स्ट्रेंथ के लिए। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन का 8, 8 प्लस 7 इज 15, तो बॉन्ड ऑर्डर इज व्हाट, 2.5। NO2 प्लस, नाइट्रोजन का अगेन 7 प्लस 8 माइनस 2,
15 minus 2 is 13, the bond order is again 2.5. Okay, the same. NO negative. NO negative means 7 plus 8 plus 1. That means 16. 16 का bond order कितना होता है? 2. NO positive. नाइट्रोजन 7 plus 8 minus 1. 14. 14 का bond order कितना होता है? 3. अगर हमें bond order की जगह बॉन्ड स्ट्रेंथ निकालनी है तो दोनों सेम रिलेशन में, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी ही ज्यादा आपकी बॉन्ड स्ट्रेंथ, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड ऑर्डर 3 का मतलब क्या है कि इनके बीच में कौन सी बॉन्ड एग्जिस्ट कर रही है? ट्रिपल बॉन्ड। और अगर ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रही है, ये शॉर्टेस्ट होगी, लेंथ इसकी सबसे कम होगी, और लेंथ सबसे कम दैट मीन्स इसकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। तो इस चीज को कभी मत भूलना दैट बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, बट इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? बॉन्ड लेंथ। क्लियर? द कंपाउंड दैट हैज लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल, इनमें से सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका होगा? सी, अमोनिया में एक लोन पेयर आ गया, ठीक है, वाटर में दो लोन पेयर आ गए, और यहाँ पे CH4 में कोई भी लोन पेयर नहीं है। तो इन तीनों में कंपेयर किया जाए तो डेफिनेटली हमने पढ़ा है कि लोन पेयर में रिपल्शन सबसे ज्यादा होती है। तो रिपल्शन ज्यादा है दैट मीन्स इसका एंगल जो है वो कम होता जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, यहाँ पर भी एंगल कम हो जाएगा, और यहाँ पे चांसेस है एंगल के ज्यादा होने के। अब H2S के साथ कंपेयर कर लेते हैं। H2S का स्ट्रक्चर बनाए पहले, सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 अगेन 4, and then what? Two bond pair and two lone pair. Bond pair is 2, lone pair is 2, again the same thing. तो यहाँ पे हमारे पास सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका होगा? CH4 का। ओके, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए कौन सा कर्व है ये वाला? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज ऑल अबाउट द VBT थ्योरी। पहले हम समझ लेते हैं हमारी VBT थ्योरी है क्या, क्या कहती है हमारी ये थ्योरी। देखो, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के एग्जिस्टेंस के बारे में जब ये बात करती है, ये मान लीजिए ये एनर्जी है, and this is your internuclear distance, right? मान लीजिए ये एनर्जी यहाँ पे 0 है, और ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। जब दो मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा दूर पड़े, उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, when two molecules are far apart, उनकी एनर्जी क्या होगी? बिल्कुल 0 होगी। स्लोली स्लोली क्या हो रहा है? वो दोनों मॉलिक्यूल्स पास आ रहे हैं। सी, दो मॉलिक्यूल्स आपके पहले बहुत डिस्टेंस पे पड़े, अब दोनों मॉलिक्यूल पास आ रहे हैं, उनके बीच में क्या आ रही है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ रही है तो वो मॉलिक्यूल की क्या हो रही है? एनर्जी कम हो रही है। एनर्जी कम नेगेटिव में आ रही है। एनर्जी कम होने का मतलब क्या है? कंपाउंड क्या हो रहा है आपका? स्टेबल हो रहा है। तो एक पॉइंट आएगा जहां पे उनके बीच में एक फिक्स डिस्टेंस पे उनकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। अब दो मॉलिक्यूल्स बिल्कुल पास पास आ चुके हैं, आप चेक कर सकते हैं, दो मॉलिक्यूल्स आपके बिल्कुल पास पास है, उनके बीच में इतना ही डिस्टेंस रह सकता है, इससे कम इससे ज्यादा नहीं हो सकता। मैं और उसको पास लाने की कोशिश करूंगी तो क्या होगा? अल्टीमेटली जो बॉन्ड है उनके बीच में वो टूट जाएगा। तो वही चीज यहाँ पर हो रही है कि ये जो बॉन्ड है वो एकदम से टूटेगा और एनर्जी एकदम से बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे क्या आएगा? फोर्स ऑफ रिपल्शन, एनर्जी पॉजिटिव में आ जाएगी, मतलब कंपाउंड हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। तो आप देख सकते हो आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से जा रहा है। तो सबसे पहले तो आप एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस चेक करो, सभी में एनर्जी एंड इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस दिया हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ पे एनर्जी पहले 0 थी, एक पर्टिकुलर टाइम पे आके फिक्स डिस्टेंस पे उनकी एनर्जी सबसे ज्यादा हो गई, फिर और पास लाने की बॉन्ड को कोशिश की गई, तो फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से बॉन्ड एकदम ब्रेक कर गया। तो आंसर विल बी बी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द जीरो डाइपोल मोमेंट। अभी हमने बात करी थी डाइपोल मोमेंट जीरो कब होता है? जब कंपाउंड सिमेट्रिकल होता है, उसके पास कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होते, राइट? अगर हम बात करते हैं PCl5 की, आप टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाली वेसेपर थ्योरी से PCl5 का स्ट्रक्चर निकाल सकते हो। इट्स लाइक दिस इज योर व्हाट PCl5। तो यहाँ पर कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, दैट मीन्स डाइपोल मोमेंट इज 0। SF6 की बात करते हैं। SF6 इज व्हाट? इट्स लाइक दिस, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, राइट? अगेन यहाँ पे सारे के सारे मॉलिक्यूल्स के पास सिर्फ बॉन्ड पेयर है, देयर इज नो लोन पेयर, अगेन द डाइपोल मोमेंट इज 0। BF3 तो हमने पहले भी डिस्कस किया एग्जाम्पल, अगेन सारे के सारे बॉन्ड पेयर है, नो लोन पेयर, डाइपोल मोमेंट इज 0, दैट मीन्स ऑल ऑफ द अबव हैव द 0 डाइपोल मोमेंट। IF7 सी, अगर आप मुझसे पूछे मैम आयोडीन का एटॉमिक नंबर एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ, सो आई वुड सिंपली से यू कि आप इस तरीके से याद करिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे मेंबर्स ऐसे जिनकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7, राइट? तो अगर मैं बात करती हूँ टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने की, हाफ इंटू आयोडीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, कितने इसके साथ मोनोवेलेंट एटम जुड़े हैं? फ्लोरीन कितने हैं? 7, कोई केटायन नहीं है, कोई एनायन नहीं है, दैट मीन्स 7। बॉन्ड पेयर इसके पास कितने हैं? 7। लोन पेयर कितने हो जाएंगे? 7 माइनस 7 दैट इज 0। तो इसकी शेप कैसी होगी? 1 2 3 4 5,
ये तो आप कहोगे मैम ट्रिगनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री बना रहे हो, नहीं 7 है। 5 तो आप वैसे ही पेंटागन की तरह ही बनाओगे, और पेंटागन के अंदर आप अपने 2 पिरामिड शो करोगे लाइक दिस, 6 एंड 7। सो दिस इज योर व्हाट, पेंटागनल बायपिरामिडल। पेंटागनल बायपिरामिडल एक ही थी, हाइब्रिडाइजेशन भी चेक कर सकते हो। सी एस पी 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 sp3 डी 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 sp3d3 और सल्फेट 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, इसके बीच में कौन कौन सी बॉन्ड एग्जिस्ट करती है? इसके लिए पहले हमें इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ये कैसे पता चलेगा हमें? कॉपर, कॉपर के साथ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं, राइट। कॉपर पानी के साथ जुड़ा हुआ है, ये 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, here is the other molecule of water, एक second, just a second, other molecule of water, again next molecule of water, again next molecule of water, right। 4 molecules of water इसको सराउंड कर चुके हैं, एक और वाटर मॉलिक्यूल होगा जो इसको सराउंड कर रहा होगा लाइक दिस, और इनके बीच में क्या होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन्वॉल्व है, राइट। और यहाँ पे भी ऑक्सीजन, क्योंकि कॉपर जो है वो मेटल है, ठीक है, तो ऑक्सीजन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है कंप्लीटली इसको डोनेट कर रहे हैं। सो इस बॉन्ड को मैं कंप्लीटली कह सकती हूँ, यहाँ पे कौन सी बॉन्डिंग आ रही है? यहाँ पर ये आ गई हमारी कोऑर्डिनेट बॉन्ड, राइट। क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो मेटल को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ऑक्सीजन जब मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो कौन सी बॉन्ड है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यहाँ पर कौन सी हो रही है? शेयरिंग हो रही है, शेयरिंग हो रही है, दैट मीन्स यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड भी है, और इनके बीच में मैंने आपको कहा कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हो रही है, दैट मीन्स यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड भी है। अब हमने लगाने हैं सल्फेट मॉलिक्यूल्स, राइट। तो सल्फेट मॉलिक्यूल कैसे होगा? SO4 होता है ना, इट वुड बी लाइक दिस इज योर सल्फेट मॉलिक्यूल, इनके बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो यहाँ पर आयनिक बॉन्ड भी एग्जिस्ट कर रही है, बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक आयन इंट्रैक्शन भी एग्जिस्ट कर रही है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, एंड कोवलेंट बॉन्डिंग भी है, राइट। तो यहाँ पर भी एक अट्रैक्शन हो रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक आयनिक अट्रैक्शन। तो यहाँ पर सारे टाइप की फोर्सेज एग्जिस्ट कर रही है, तो आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज। Okay, now moving to the assertion reason questions. These are the questions that are the most difficult one for the students, right? Assertion reason questions में आपको सिर्फ और सिर्फ concept को उठाना होता है और कुछ नहीं करना, right? Question is, just a second, among the two OH bonds in water molecule, the energy required to break the first OH bond and the other OH bond is different. वाटर मॉलिक्यूल में हमें पता है इस तरीके से होता है हमारा वाटर मॉलिक्यूल, तो जो एनर्जी जो चाहिए इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए और इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए डिफरेंट डिफरेंट चाहिए, बात बिल्कुल ठीक है। दिस इज बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट अराउंड द ऑक्सीजन इज सेम इवन आफ्टर द ब्रेकेज ऑफ 1 OH बॉन्ड। ये कहता है कि देखो आप सिंपल सी बात समझो, अगर ये इस तरीके का बॉन्ड है, राइट, मैं इस बॉन्ड को तोड़ती हूँ, तो पहले यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने थे? पहले इस तरीके से पड़े थे, अब क्या होगा? हाइड्रोजन चला जाएगा, अब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे एक्स्ट्रा आ जाएंगे। तो ये कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट सेम रहता है, इसलिए इनको तोड़ने में एनर्जी भी सेम लगती है। नो, इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट तो यहाँ पे आपका वेरी कर जाता है। तो यहाँ पे आपके पास असर्शन बिल्कुल ठीक है, बट रीजन आपका बिल्कुल गलत है। एंड व्हेन असर्शन इज करेक्ट एंड द रीजन इज रॉन्ग, द आंसर वुड बी सी। ओके, नेक्स्ट है द मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स विद द हायर एनर्जी इज कॉल्ड एंटी बॉन्डिंग। मैंने अभी आपको बताया था ना, एमओटी में बॉन्डिंग होता है, एंटी बॉन्डिंग होता है। बॉन्डिंग स्टेबल होता है, एंटी बॉन्डिंग अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल है क्योंकि उसकी एनर्जी ज्यादा है, बात बिल्कुल ठीक है। एंटी बॉन्डिंग को हम आर्ट्स साइन के साथ डेजिग्नेट करते हैं, बिल्कुल मैंने कहा था ना, स्टार लगा के हम इसको शो करते हैं। बट क्या इसका कोई एग्जैक्ट रीजन है? ये सिर्फ दो ऐसी स्टेटमेंट है जो आपस में इनका कोई कनेक्शन नहीं, पर दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो दैट मीन्स आपके स्टेटमेंट का कोई रीजन नहीं है, एग्जैक्ट रीजन नहीं है, तो आंसर वुड बी बी। ओके, आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। बिल्कुल, जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होती है। द रीजन बीइंग कि उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो यहाँ पे ये लिखा है लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, बिल्कुल ठीक है, द आंसर विल बी ए। सर आपको सिर्फ कंसेप्ट को समझना, आप जितना इजीली कंसेप्ट को समझते जाओगे यू विल गेट द पॉइंट। नेक्स्ट इज सोडियम क्लोराइड इज फॉर्म बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन गैस ऑन सोडियम मेटल। बिल्कुल, अगर सोडियम मेटल के ऊपर आके क्लोरीन गैस का एक्शन होता है तभी NaCl फॉर्म्ड होता है, बिल्कुल ठीक है पॉइंट। बिकॉज सोडियम क्या है? सोडियम मेटल है, सोडियम क्या करेगा? सरफेस प्रोवाइड करेगा, और वहां पे आके क्लोरीन गैस आके एड्सॉर्ब होती है, फिर रिएक्शन होती है, राइट। दिस इज बिकॉज सोडियम एंड क्लोराइड एक्वायर्स ऑक्टेट। बिल्कुल, हमें पता है कि जब भी हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और क्लोरीन उस इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, इसकी वजह से स्टेबल कंपाउंड बनता है, एग्जैक्ट रीजन भी है।
द सेंट्रल आइटम ऑफ बोथ NH3 एंड वाटर इज sp3 हाइब्रिडाइज। बिल्कुल ठीक है, NH3 का ये स्ट्रक्चर होता है विद वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड वाटर का ये स्ट्रक्चर होता है विद टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। हाइब्रिडेशन कैसे निकालते हैं? spp sp3 spp sp3, राइट। येट NH एंगल इज ग्रेटर देन HOH, बिकॉज हमने पढ़ा है कि इसका एंगल अराउंड 107 डिग्री होता है एंड इसका एंगल अराउंड 104 डिग्री होता है, एंड वी नो द एंगल ऑफ दिस इज ग्रेटर, राइट, because of the one lone pair and oxygen on nitrogen atom and two lone pair on oxygen। बिल्कुल ठीक है, यही बातें हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे थे और यही इसका रीजन इन्होंने भी गिवन दिया है, दैट मीन्स ए ऑप्शन। LiCl इज मोर कोवलेंट देन NaCl। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि कोवलेंट करेक्टर अगर आप चेक करना चाहते हो, फॉर दैट यू नीड अ स्मॉल कैटायन एंड लार्ज अनायन, ये चाहिए, राइट। तो ऑब्वियस सी बात है Li और Cl में और NaCl में क्लोरीन अनायन तो सेम है। कैटायन आपका लिथियम छोटा है, इसकी वजह से इसकी ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगी, और बिल्कुल स्टेटमेंट करेक्ट है। पोलराइजिंग पावर क्या होती है? पोलराइजिंग पावर इज, जो छोटा कैटायन है ना, वो बड़े अनायन की शेप को डिस्टॉर्ट करता है, बड़े अनायन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके उसकी शेप को खराब करता है, ठीक है। जिसकी वजह से एक पॉइंट ऐसा आता है कि दे बोथ लाई इन बिटवीन, और जब वो इन बिटवीन लाई करते हैं तो वहां पे एक पोलर करेक्टर डेवलप हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज पोलराइजेशन। क्लियर? IF7 एज sp3d3 हाइब्रिडेशन, हमने अभी ट्राई किया था IF7 की sp3d3 हाइब्रिडेशन ही है, राइट। इट हैज द ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, नो, हमने अभी पढ़ा था इसकी ज्योमेट्री कौन सी है, पेंटागनल बायपिरामिडल, राइट। सो माय assertion is correct but the reason is wrong, so assertion correct हो reason wrong हो, that means you are with the option number C, right। so a 104 को हो जाएगा C। among NaCl, NaBr, NaI, NaF has the highest ionic character and the melting point। C, cations are same again, करेक्ट करेक्ट। आयनिक एंड कोवलेंट की जब भी बात होती है आपने कैटायन अनायन को देखना है, यू नो, स्मॉल कैटायन एंड लार्ज अनायन, लार्ज अनायन होगा तो कोवलेंट करेक्टर आएगा, पर यहाँ पे इन्होंने किसकी बात करी है? NaF, मतलब अनायन आपका छोटा है, आयन अनायन छोटा है, तो डेट मीन्स वो आयनिक करेक्टर ही डेवलप करेगा, राइट। और उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है, क्लियर है बात बिल्कुल। NaCl इज द मोर पोलर अमंग द सोडियम हैलाइड्स, नो, हमने पढ़ा ना, ये रीजन गलत हो गया। NaCl क्यों पोलर है? सी, हमने पढ़ा स्मॉल कैटायन एंड लार्ज अनायन, लार्ज अनायन में आपको यही चाहिए, लार्ज अनायन मीन्स आयोडाइड आयन होना चाहिए, लार्ज अनायन, लार्ज अनायन, लार्ज अनायन, लार्ज अनायन इज आयोडाइड नॉट क्लोराइड, लार्ज अनायन इज आयोडाइड नॉट क्लोराइड, दैट्स व्हाई आपका ये वाला कंपाउंड स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगी। असर्शन इज करेक्ट बट द रीजन इज रॉन्ग, दैट मीन्स सी। बॉन्ड्स की एनर्जी सेम हो सकती है, बिल्कुल गलत नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? सी, कार्बन के अराउंड हाइड्रोजन है, राइट। अगर मैं इसको तोड़ दूंगी, यहाँ से हाइड्रोजन को निकाल दूंगी, या ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ जाएंगे, अब यहाँ का इन्वायरमेंट चेंज हो गया। अब यहाँ का इन्वायरमेंट कैसा बन गया कि कार्बन के पास 3 तो हाइड्रोजन और साथ में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पड़ा है, मैंने एक और हाइड्रोजन को निकाल दिया, फिर से यहाँ पे इन्वायरमेंट चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट लगेगी, ठीक है। बिकॉज द इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट अराउंड द कार्बन एटम इज नॉट सेम आफ्टर द ब्रेकेज ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, बिल्कुल यहाँ पे अब इन्वायरमेंट वैसा नहीं रहता, अब यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, that means the assertion is the wrong statement but the reason is correct, and the assertion wrong reason correct is your answer D। So guys, this was all about the chemical bonding. I hope you liked the video. If you like it, then do like, share and subscribe.